हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका एसीसी प्रेपरेशन चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं सोल्डर क्लर्क एसकेटी का पेपर पहले पूछा गया है आर्मर्ड कोर्स में जो एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल सेम एग्ज़ाम है। तो आज हम उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, तो आपको इसको ज्वाइन करना है और कुछ नहीं। क्योंकि टेलीग्राम पर सीडीएस, एसीसी और अनदर एग्ज़ाम के पीडीएफ में डालता रहता हूँ और उससे रिलेटेड अपडेट आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना समय गवाए। सेक्शन ए में दोस्तों दिया हुआ है हमें जनरल नॉलेज क्वेश्चन 1 to 5। हमारा पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी इन। आर डी बैनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1922। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो आर डी बैनर्जी थे, कौन थे वो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धर्म में कौन से भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा यानी कि भगवान ब्रह्मा को निर्माता के रूप में जाना जाता है। अकबर ने मुख्य रूप से दीन ई इलाही की स्थापना क्यों की थी। तो जो दीन ई इलाही था उसकी स्थापना अकबर ने कब की थी? 1582 ईस्वी को स्थापना की थी। अकबर ने महसूस किया क्योंकि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, तो इसीलिए उसने क्या किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को स्वीकार्य हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। डैश इज द स्टडी ऑफ द सन, स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स। सूर्य, तारों और चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोलीय विज्ञान। फोर्थ ऑप्शन में दिया खगोलीय विज्ञान, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करना जरूरी है। बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है बायोलॉजी। बायोलॉजी का जीव विज्ञान है जो यह जीवन और जीवन की प्रक्रिया से संबंधित, जैसे कि इसमें हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आगे हमारे पास जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है? मटेरियल्स होते हैं, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, फिजिकल नेचर और जैसे कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अनाटोमी, शरीर रचना विज्ञान। इसमें हम पढ़ते हैं बॉडीज़ की स्ट्रक्चर, जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, बोन्स हो गए, स्ट्रक्चर होगी, सेल्स कैसे हैं, जिससे जैसे कि एनिमल्स और पीपल दोनों में बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में एनाटॉमी पढ़ाई है। ठीक है, एनाटॉमी के द्वारा पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा सहित पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1961। सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक और ईयर दिया हुआ 1965। 1965 को क्या हुआ था? तब हुआ था इंडो पाकिस्तान वार, 1965 को हुआ था। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है 1961। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे हमें दिया हुआ सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें दिया है जनरल साइंस। जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 5 to 10। चलिए शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट होता है जो, उसका रासायनिक फार्मूला क्या है? तो उसका रासायनिक फार्मूला है Na2CO3। ये में दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका Na2CO3 है, केमिकल फॉर्मूला माफ कीजिए। अब बाकी फॉर्मूले हम डिस्कस करते हैं। बाकी हमें दिया हुआ NaHSO3।
NaHSO3 होता है सोडियम बाईसल्फेट, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाईसल्फेट। दूसरी ऑप्शन में दिया हुआ है NaHSO4, तो ये होता है सोडियम तीसरी ऑप्शन है NaHCO3, तो ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किसकी मात्रा निश्चित है पर आकार नहीं। हमें बताना है कि किसकी मात्रा है जो निश्चित है पर उसका आकार चेंज होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेमन जूस, नींबू का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द प्रेशर ऑफ सी वाटर ग्रेटर। समुद्री जल का दाब कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40 मीटर बिलो सरफेस, यानी कि सतह से 40 मीटर नीचे। 9वां क्वेश्चन है, दूध के जीवाणुओं की क्रिया क्या होती है। दूध के जीवाणुओं की क्रिया क्या होती है, एसिडिक यानी कि अम्लीय। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा ताप का अच्छा चालक है। अब ताप का अच्छा चालक कौन सा है, हीट का, तो वो है मरकुरी। ठीक है, सी इज द माफ कीजिए, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मरकरी की बात करें तो मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है, मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। बाकी ऑप्शन की बात करें आयोडीन की, आयोडीन होता है सिंबल आयोडीन का क्या होता है आई। आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 53। ठीक है, अब आगे हमें दिया हुआ ब्रोमीन। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कैसे हम करते हैं, ब्रोमीन होता है Br, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए हमें, जो ब्रोमीन होता है ये तीसरा सबसे हल्का हैलोजन होता है। ठीक है, 3rd लाइटेस्ट हैलोजन। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बची क्लोरीन। क्लोरीन सिंबल क्या होता है Cl, और 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और ये 2nd लाइटेस्ट हैलोजन है। सबसे पहला लाइटेस्ट हैलोजन कौन सा होता है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है मरकुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 to 20। 10 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, मैथ के, गणित के। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। यदि 5 पुरुष और 9 महिलाएं एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए मैं भी इसे सोल्व करता हूँ, आप भी जल्दी से सोल्व करिए इसे देख के स्टेटमेंट को। अब देखिए 5 मैन यानी कि 5 पुरुष और 9 महिलाएं एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि जो एक मैन है, ठीक है, 5 मैन लेते हैं, 5 मैन टेक्स 19 डेज। वैसे ही अगर एक मैन करेंगे तो 5 नीचे चला जाएगा, एक मैन इज इक्वल टू अब देखिए दिया हुआ 5 मैन और 9 वुमेन 19 दिन लेती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बंदा काम करेगा तो वो लेगा 1/19। ठीक है, वैसे ही अगर 5 बंदों को काम पे लगा देंगे तो जब मैन 5 बंदों को काम पे लगा देंगे तो ये इधर जाके 1/5 हो जाएगा। तो 1/19 यानी कि 1/19 इंटू 1/5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 बंदे कैसे काम करेंगे 1/19/5। ठीक है, अब 1/19/5 ऐसे काम करते हैं तो 3 मैन काम कैसे करेंगे। 3 मैन को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/19/5 इंटू 1/3, क्योंकि अगर 3 मैन होगा तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/19/5, यानी कि 3/19/5 दिन लेते हैं 3 बंदे। अब वैसे ही हम निकाल लेंगे 6 महिलाएं,
जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है 3 पुरुष हमने निकाल लिए हैं, अब 6 महिलाएं हमें निकालनी हैं, कितने दिन लेते हैं काम करने में। ठीक है, तो अब 9 वूमेन लेती हैं, 9 वूमेन हमें दिया हुआ है ऑप्शन में, 9 वूमेन काम को लेती हैं 19 दिन। ठीक है, अब वैसे ही एक वूमेन कितने दिन लेगी, एक वूमेन वो लेगी 1/19 इंटू 9। ठीक है, क्योंकि 9 इधर था तो ये इधर आ गया मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, अब 1/19 गुणा 9, तो ये वैसे ही हम कर देंगे। अगर 6 वूमेन है, अब 6 वूमेन का निकालना है तो वो हो जाएगा 1/19 गुणा 9। ठीक है, गुणा 6 से कर देंगे हम। ठीक है, अब 6 से कट जाएगा 2 3, ये हमारे पास आ जाएगा 2/27। ये हमारे पास 2/27, माफ़ कीजिए 2/57 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब पहले हमारे पास आया था 3 पुरुष का, 3 पुरुष का हमारे पास आया था, 3 पुरुष का हमारे पास आया था 3/95। अब अगले क्वेश्चन, अगले वूमेन का आया था हमारे पास 6 महिलाओं का 27। अब इसे हम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/15। अब 1/15 आ गया तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 ऑप्शन। क्वेश्चन पे समय इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000841। चलिए जल्दी शुरू करते हैं इसको। ये हमें दिया हुआ है 0.000841, ये हमारे पास आ जाएगा 841। इसके डेसिमल नीचे आ जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 841 डिवाइडेड बाई 10000000। अब दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 841 का स्क्वायर रूट होता है 29 और इसका स्क्वायर रूट होगा 1000। ठीक है, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 0.029। 0.029 हमारे पास आ गया तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ पहली ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये सिंपल सवाल था, इसमें टाइम नहीं कम लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 संख्याओं का योग 300 है और उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो है 150। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी y है। अब 2 संख्याओं का उन्होंने बोला है जोड़, कर देते हैं जोड़। 2 संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 300, और 2 संख्याओं का अंतर x - y कर दीजिए 150। अब इल्यूमिनेशन मेथड आपको पता होगा, वो इस पर कर देंगे, सोल्व आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2y = 150। अब y की हमारे पास वैल्यू आ गई 75, इसे सोल्व करके ये y हमें इसमें भर देंगे, इस y को भर दिया हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, x + y = 300। इसमें हमने y भर दिया 75, हमारे पास y आया था, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 225। लो जी, हमने सोल्व कर लिया। x हमारे पास आ गया 225 एंड y हमारे पास आ गया 75, तो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर। एवरेज बताता हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं। पहले 10 ओड नंबर, ठीक है, विषम संख्याओं, ओड नंबर हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई अभी, और हमारे पास 17 और 19। अब ये 10 ओड नंबर हो गए हैं। जितने 10 ओड नंबर हैं उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। इन सबको जोड़ करके हमारे पास आ जाएगा 100 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10।
तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15वां क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मूल आएगा? क्या मूल आएगा बताइए जी। 66.5 है, ये हमारे पास आ जाएगा 65/10। अब है हमारे पास 5/10 आ जाएगा, 0.5 का गुणा 2 से करना है और -4.5 करना है। पहले गुणा को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 से 10 कट गया, 2 आ गया। अब 2 से 2 कट गया इधर, ये हमारे पास आ गया 13/2 -4.5। हमें पता है 13/2 क्या होता है? 13/2 होता है 6.5। 6.5 -4.5 में हमारे पास बचा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा = 2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, किसको सरल करना है हमें? x+1 × x² - x+1। ठीक है, अब x+1 इसे हम नोट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सरल हो जाएगा। x+1 × x² - x+1, ये हमारे पास आ जाएगा x³ - x² + x प्लस x² - x+1। -x² से -x² प्लस x² कटा गया, x से -x कटा गया, और ये हमारे पास बच गया x³ + 1। देखते हैं ऑप्शन में ये आंसर है कि नहीं। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में आंसर है, जल्दी से टिक लगा दीजिए, x³ + 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 और LCM है हमारे पास 7700। ठीक है, तो अगर उन दोनों में से एक क्या है? 275 है। दो नंबर्स में से एक नंबर क्या है? 275 है, तो दूसरा नंबर ढूंढिए। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें पता है क्या होता है? LCM × HCF। अब अदर नंबर ढूंढना है हमें, अदर नंबर ढूंढना है। ठीक है, अब जो नंबर पता होता है उसे हम डिवाइड में लेते हैं, और LCM × HCF दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे हम डिवाइड में लेते हैं जो नंबर में पता होता है, 275। चलिए जल्दी से सोल्व करते हैं। LCM × HCF हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 × 7700, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 275। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 308। जल्दी से टिक लगा दीजिए, हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आंसर हमने जल्दी ढूंढ लिया है, वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 90। दो नंबर हैं, उनका क्या है मैं बताइए। दो नंबर हैं, उनका सम क्या है? 90। ठीक है, मान लीजिए पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। क्या है? 90। और दिया हुआ है उनका रेशो क्या है? 7/8 रेशो है। अब x/y रेशो होता है डिवाइड करना, वो हमें दिया हुआ है 7/8। दो नंबर हैं तो x/y लेंगे ना, तो इसमें हम या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, माफ़ कीजिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = 7/8y हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें पता चल गई है, जब मेन ऑप्शन में जो मेन स्टेटमेंट है उसमें भर देंगे x + y = 90। इसमें भरेंगे हम 7/8 हमारे पास आ जाएगा y, x में हमने वैल्यू भर दी y x की। ठीक है, प्लस y = 90। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15y = 720। 15y/8, ठीक है, = 720। और इसे सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा y = 48। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48।
अब हमें ढूंढनी है x की वैल्यू। तो हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इजिकल टू 90। अब y की वैल्यू हमारे पास आई है 48। तो ये x की वैल्यू हमारे आसानी से निकल जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 48, ये हमारे पास आ जाएगा 42। तो x की वैल्यू हमारे पास 42 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 48। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 42 एंड 48? ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में 42 एंड 48। अब 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। माफ कीजिए, हिंदी में पढ़ते हैं। आयु 9 वर्ष है, यदि उनकी उम्र में अध्यापक की उम्र मिला दी जाए तो उसे 10 वर्ष हो जाती है, तभी आपकी आयु क्या होगी? थोड़ा सा हम इस पर इंटर दोस्तों इंग्लिश में पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 9 ईयर्स। उन्होंने बोला है कि जो एवरेज एज है 30 बच्चों की एवरेज है जो वो क्या है, 9 साल है। 30 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 9 साल। अगर जो अध्यापक है उनका उसकी एज हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो एवरेज एज है 9 से बढ़कर क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि जो अध्यापक है उसकी एज क्या है साल में, ठीक है। अब 30 स्टूडेंट है, हमें उन्होंने बताया 30 स्टूडेंट है, तो उन्होंने बताया कि एवरेज एज 9 साल है। 9 साल को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एज क्या आ जाएगी, 270। ये प्रत्येक बच्चे की एज आ गई 270, यानी कि ऑल ऑफ टोटल इसमें सभी 30 बच्चों की एवरेज टोटल एज आ चुकी है 270। अब टीचर को अगर काउंट कर देंगे तो 30 बच्चे हैं, तो टीचर को हमें लास्ट में काउंट करना है, तो वो कितने नंबर पे आएंगे, 31 नंबर पे टीचर, ठीक है। तो वैसे हम कर देंगे 31 इंटू, उन्होंने बताया कि एवरेज जो है 10 बन जाती है जब टीचर ऐड होते हैं, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी हमारे पास आ जाएगा 310। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये होगी हमारे पास बच्चों की और ये हो हमारे पास होगी टीचर की। 310 में से 270 हम माइनस कर देंगे। 310 माइनस 270 हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 साल। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 अंक क्या दिए हुए हैं, x27y को 9 से भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास उन्होंने बोला है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए, जो 9 है वो किसे डिवाइड करेगा। अब जो डिजिट दी हुई है x27y, इसको हम सम में लिख लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 7 प्लस वाई, ठीक है। और ये किसका मल्टीपल है, 9 का। जाहिर सी बात है ये 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 प्लस 7 9 आ जाता है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। किस किस का मल्टीपल होगा ये, x प्लस वाई प्लस 9, माफ कीजिए, x प्लस वाई प्लस 9 किसका मल्टीपल होगा, एक 9 का होगा या फिर 0 का होगा या 9 के टेबल का होगा, 9 18 27 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। हैंस सबसे छोटी जो रकम होगी 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमें इसे 0 नहीं बनाना है, 0 से करेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो इसका जो करेक्टली डिवाइड है x प्लस वाई का, x प्लस 2 प्लस 7 प्लस वाई का मल्टीपल है 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 9। हैंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस वाई क्या आ गया, 0। सो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 0। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। आगे हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन है, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर में, क्लर्क वाले। सेक्शन डी,
दिया हुआ है OSI मॉडल में डैश होते हैं। बताइए जी क्या होते हैं OSI मॉडल में। बहुत से व्यूअर को पता होगा कि OSI मॉडल में क्या होते हैं, कमेंट में जल्दी से लिखिए। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसमें क्या होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। ये बता देता हूँ कौन कौन से लेयर होते हैं। ये होते हैं फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये हो गए हमारे पास 7 लेयर्स। अब OSI की फुल फॉर्म क्या होती है। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब बात करते हैं OSI का काम क्या होता है। OSI मॉडल का काम होता है, ये कैरेक्टराइज करता है और स्टैंडर्डाइज करता है कम्युनिकेशन फंक्शन को। किसके कम्युनिकेशन फंक्शन होते हैं, वो होते हैं टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटिंग सिस्टम के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पिक्सल रेफर्स टू, एक पिक्सल क्या है। पिक्सल दोस्तों होता है स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट कंपोनेंट। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होने वाले शब्द बिंदु को क्या बोलते हैं, पिक्सल। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा क्या है। बताइए जी क्या भाषा है कंप्यूटर की सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा, वो है फोर्ट्रेन। जो फोर्ट्रेन भाषा है ये कब डेवलप हुई थी, ये हुई थी सबसे पहले 1956 को। ये फर्स्ट मैनुअल अपीयर्ड हुआ था 1956 को इसका, लेकिन ये सबसे पहले डेवलप हुई थी इससे 2 साल पहले 1954 को। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फोर्ट्रेन भाषा है कंप्यूटर की सबसे पुरानी, ये डेवलप हुई थी, कब हुई थी, 1954 को बनी थी, और 1956 को इसका फर्स्ट मैनुअल, सबसे पहला मैनुअल इसका कब आया था, 1956 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये किया गया था सेमोर क्रे। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेमोर क्रे। कब किया गया था, ये किया गया था 1960 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर कंप्यूटर कौन से साल में डिजाइन किया गया था, ये हुआ था 1960 में। डाटा becomes dash when it is presented in format that people can understand. डाटा डैश बन जाता है जिसे मानव आसानी से समझ सकता है। क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन, जानकारी। इंफॉर्मेशन को ही हम समझ सकते हैं ना, तो डाटा जब इंफॉर्मेशन बन जाता है तो एक उसे प्रेजेंट किया जाता है जिसे हम समझ सकते हैं। अब ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सेक्शन ई के लिए। सेक्शन ई है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश का पैराग्राफ है, ये बहुत ही मेन पार्ट है नंबर लेने के लिए। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसमें आते हैं इंग्लिश में, और सबसे मुश्किल पार्ट भी पेपर का यही है, आप देख सकते हैं। अब पैसेज है, इंग्लिश में पैसेज दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो मैं आपको इसमें इसका हिंदी में विस्तार बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है द स्टॉक टेकिंग डन एट फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहले राष्ट्रीय स्तर पर किया गया स्टॉक टेकिंग उपभोक्ता संरक्षण पर संवहन उन क्षेत्रों को उजागर करने के लिए कार्य करता है जिन्हें वास्तविक मंच के रूप में आंदोलन की गति को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान लोगों की हितों की रक्षा के लिए बुलाया गया था, ठीक है। सेफ गार्डिंग द पीपल इंटरेस्ट। अब ना आगे हमें दिया हुआ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इस लाइन को हम पढ़ते हैं। उन्हें उनके पैसों का मूल्य नहीं मिलता, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में सही पहचान की गई है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है वाइल दिस में नॉट बी डिफिकल्ट टास्क इन अर्बन एरियाज। हालांकि ये हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में मुश्किल काम नहीं है।
जैसे कि वेयर द मूवमेंट इज कंसंट्रेटेड, वे जहाँ आंदोलन केंद्रित है वर्तमान में, एट प्रेजेंट, टेकिंग इट टू द वास्ट रूरल hinterland calls for a multimedia approach in which radio and television have a crucial role to play. इसे विशाल ग्रामीण भीतरी इलाकों में ले जाने के लिए मल्टीमीडिया दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें रेडियो और टेलीविजन को महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 500 और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री इन पब्लिसाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस and the remedies available against their violation will prove rewarding. अब 500 देश में विश्व उपभोक्ता संगठन मेले की आवश्यकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। व्यापार प्रथाओं और उनके उल्लंघन के खिलाफ उपलब्ध उपाय पुरस्कारित साबित होंगे यदि संदेश ग्राम निकायों के माध्यम से दिया जाता है। इफ द मैसेज इज कन्वेड थ्रू विलेज बॉडीज, यानी कि यदि ये संदेश है, जैसे मैंने बताया कि संदेश ग्राम निकायों के माध्यम से दिया जाता है, विलेज के द्वारा दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट एफर्ट्स रिमेन कन्फाइंड एट बेस्ट टू सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर द फॉर्मल लॉन्च ऑफ द मूवमेंट। ये लाइन पढ़ते हैं, सरकारी प्रयास औपचारिक शुरुआत के बाद बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सर्वोत्तम रूप से सीमित रहे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के साथ आंदोलन सीमित रहे। अब माउंटिंग, जैसे कि द माउंटिंग बैकलॉग ऑफ केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स, माउंटिंग उपभोक्ता अदालतों में मामलों का बैकलॉग जिले को सुडौल बनाने की और सत्रीय निवारण तंत्र को जरूरत की ओर एक इशारा है। नेक्स्ट मैं सारा हिंदी में बोल देता हूँ। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निर्माण है। संस्कृति जो बाजार में उन उत्पादों के लिए जगह से इनकार करती है जो उपभोक्ता मैत्रीपूर्ण नहीं है, ये केवल तभी संभव है जब उपभोक्ता निकाय वॉचडॉग की भूमिका निभाए। आगे, सरकार द्वारा अब तक प्रदर्शन किया गया है और बाजार पर सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया गया है, ये देखने के लिए कि उदारीकरण का लाभ केवल व्यापारियों को नहीं मिल रहा है बल्कि किसी और को मिल रहा है। केवल व्यापारी ही लाभ नहीं उठा रहे उदारीकरण का, लेकिन निवेदन है कि उद्योग सब विनियमन का प्रयोग करें और गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को बनाए रखें और उचित मूल्य निर्धारण तब तक अनसुना होने के लिए बाध्य है जब तक कि सख्त उपाय ना किए जाएं और ये अनलेस स्ट्रिक्ट मेजर्स आर टेकन टू इंश्योर कॉम्प्लायंस, यानी कि तब तक सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। ठीक है, जब तक कि स्ट्रिक्ट मेजर्स सख्त उपाय ना किए जाएं, किसके लिए? सुनिश्चित करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें हिंदी में अनुवाद कर दिया है। 26 क्वेश्चन हमारे पास, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। जो गवर्नमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसको जो सरकारी प्रयास है गवर्नमेंट है कैसे कंट्रीब्यूट करती है। अब ऑप्शन में देखते हैं कैसे कंट्रीब्यूट करती है। इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्लियरिंग द बैकलॉग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट, टर्निंग ऑफ आ डिस्ट्रिक्ट लेवल रिड्रेसल मशीनरी और सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पैसेज में देखते हैं, हमें पैसेज में दिया हुआ है, इस लाइन में बोला सेंटेंस में जो गवर्नमेंट है सरकारी प्रयास हैं वो क्या है, सीमित बने रहें एट बेस्ट टू सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए। ये क्या है, इसमें बताया गया है कि जो सरकारी प्रयास हैं जो बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सर्वोत्तम रूप से सीमित रहे, किसके बाद? औपचारिक शुरुआत के बाद सीमित रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बुनियादी ढांचा। सो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्प्रेडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट टू द रूरल एरियाज नीड्स। सेवंथ लाइन पैसेज की हम देखते हैं। वाइल दिस में नॉट बी डिफिकल्ट टास्क इन अर्बन एरियाज, ये अर्बन एरियाज है उसमें जो डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वेयर द मूवमेंट इज कंसंट्रेटेड एट प्रेजेंट टेकिंग इट टू द वास्ट रूरल हिंटरलैंड कॉल्स मल्टीमीडिया अप्रोच। तो ये मल्टीमीडिया अप्रोच के द्वारा सही हो सकेगा, उसके द्वारा सूचना प्रदान कर सकेंगे। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट है रूरल एरियाज के तक कैसे स्प्रेड होगा? ये होगा मल्टीमीडिया अप्रोच के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारे पास 28th क्वेश्चन, रोल ऑफ कंज्यूमर बॉडीज। कंज्यूमर बॉडीज हैं जो, उनका क्या रोल है? अब ये सेंटेंस में दिखाता हूँ आपको। 6th लाइन है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, यहाँ से देखिए, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ कंज्यूमर बॉडीज टेक ओवर द वॉच डॉग रोल। वॉच डॉग रोल तभी ये पॉसिबल होगा जेकर जो कंज्यूमर बॉडीज हैं वो क्या रूल फॉलो करें? वॉच डॉग रोल परफॉर्म करें गवर्नमेंट के द्वारा अब तक। एंड एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट टू सी द बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन टिल नाउ। एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट टू सी द बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन आर नॉट रीप्ड बाय ट्रेडर्स अलोन। और ये देखना कि जो लाभ है उदारी करने का वो केवल व्यापारियों को तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लाभ है केवल व्यापारियों को तो नहीं मिल रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन, टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट। टू एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट, ये लिखा हुआ एक्सरसाइज सोशल कंट्रोल ओवर द मार्केट टू सी द बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रपोजेस टू गिव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है किसके अगेंस्ट हमें हेल्प करता है? हम किसके अगेंस्ट हमें काम करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल ऑफ रिलीफ इफ द प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, यानी कि यदि उत्पाद निशान तक नहीं है तो राहत से इनकार करना चाहिए, ठीक है। ये हम दिखाता हूँ। फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है उसमें दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, माफ कीजिए सेकंड सेंटेंस है, द स्टॉक टेकिंग डन एट द फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्व टू हाईलाइट द एरियाज दैट कॉल्ड फॉर स्पेशल अटेंशन टू सस्टेन द मोमेंटम एज genuine फोर्थ फॉर सेफ गार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। ये तो हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस ढूंढते हैं। ये दिया हुआ, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर उन्हें इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स, अगर उन्हें अपने गुड्स की जैसे कि पैसों का मूल्य नहीं मिलता उनके, ठीक है, किसी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में सही पहचान की गई है इसके लिए, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं ये सभी पॉइंट उस सेंटेंस में भी दिए हुए हैं, जैसे कि हाईली प्राइस स्टैंडर्ड गुड, चीटिंग बाय सेलिंग स्टैंडर्ड गुड, ये पॉइंट भी दिया हुआ है, नॉट गेटिंग मनीज वर्थ। लेकिन हमें पॉइंट वो ढूंढना है जिससे ये चारों कवर हो जाते हों, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है जो बिल्कुल नज़दीक हो क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 क्वेश्चन,
द फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज़, जो फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, ये मैं दिया हुआ है पैराग्राफ की पहले सेंटेंस में। द स्टॉक टेकिंग डन एट द फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्व टू हाईलाइट द एरियाज, ठीक है, फॉर स्पेशल अटेंशन। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाईलाइट द एरिया फॉर स्पेशल अटेंशन, ये मैं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ थोड़ा मुश्किल था, अब जो दूसरा पैराग्राफ है ये थोड़ा सा उससे आसान है। स्मोकिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो इसमें दिया हुआ स्मोकिंग, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्मोकिंग है जो इसमें दिया हुआ, इन इंडिया डेली अबाउट 2200 पीपल डाई। अब बात स्मोकिंग की हो रही है, इट इज़ किलिंग अबाउट 2200 पीपल। कौन किल कर रहा है, स्मोकिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन का कौन, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, ड्यू टू स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोकिंग को छोड़ना क्यों आसान नहीं है। इसमें देखते हैं, जो स्मोकिंग है इंक्रीज कर रही है यूथ ऑफ इंडिया के अमंग, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड इंडिया, जो 3 कंट्रीज हैं, ये तीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन द वर्ल्ड। इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज गोइंग अप, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इसका इंसिडेंस। इट इज़ इंक्रीजिंग नॉट ओनली इन सिटीज़ बट आल्सो इन टाउन्स एंड विलेजेस। ये शहरों में ही नहीं बढ़ रहा है, ये टाउन्स में बढ़ रहा है, गांव में, विलेज में बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन ग्रुप्स में बढ़ रहा है, पढ़ाई कॉलेजेस में बढ़ रहा है। आर आल्सो टेकिंग टू स्मोकिंग मोर रेयरली, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ले रहे हैं। सिंस स्मोकिंग एंजॉय सोशल एक्सेप्टेंस, तो जो सामाजिक स्मोकिंग को भी सोशल एक्सेप्टेंस मिल रही है। कैसे मिल रही है ये, क्योंकि इस पर रोक नहीं लगाई गई है। कहाँ से भी सिगरेट ले लो, वहाँ से मिल जाएगी किसी भी दुकान से। वट स्टार्ट्स एज एन एक्सपेरिमेंट सून टर्न इनटू हैबिट, ये एक बार लग जाए तो इसकी आदत पड़ जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग, ये क्वेश्चन में पूछा गया स्मोकिंग को कैसे छोड़ना क्यों इतना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि अनलाइक अदर ड्रग्स, दूसरे ड्रग के अनलाइक, जैसे कि उनसे मेल नहीं खाता। क्रेविंग फॉर इट इज़ इमीडिएट, इसके द्वारा इसके लिए तड़फ पैदा हो जाती है इमीडिएटली। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन में दिया होगा, क्रेविंग फॉर इट सिगरेट इज इमीडिएट। सो ये हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द नाउन फॉर्म ऑफ प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटेबल, इसका नाउन फॉर्म हमें ढूंढना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेटिव। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रिवेंटेटिव। प्रिवेंटेटिव क्या होता है, वो रेमेडी जो स्लो करती है किसी कोर्स ऑफ इलनेस और डिसीज को। ए रेमेडी दैट स्लोज द कोर्स ऑफ एन इलनेस और डिसीज, ठीक है। अब जो प्रिवेंट दिया हुआ है, यहाँ प्रिवेंटेड दिया हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। प्रिवेंट और प्रिवेंटेड क्या होता है, टू कीप फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, जैसे कि किसी चीज़ को रोक देना या उसे अराइज होने से रोक देना, ठीक है। प्रिवेंट करना, अपने बचना या बचाना। अब प्रिवेंटेटिवली, दूसरा ऑप्शन दिया प्रिवेंटेटिवली, ये होता है प्रिवेंटिंग और स्लोइंग द कोर्स ऑफ एन इलनेस और डिसीज। इसका जो प्रिवेंट करना, जहाँ किसी चीज़ को स्लो करना, प्रिवेंटिंग और स्लोइंग द कोर्स ऑफ एन इलनेस और डिसीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिवेंटेटिव, जिसका करेक्ट मीनिंग है, करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन है। अब जो 3 कंट्रीज हैं जिसमें स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिनों दिन, तो हमने पढ़ा था इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना, ठीक है। ये भी पैसेज में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकोटाइन ब्रिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन ब्रेन। देते हैं ये पैसेज में दिया है कि नहीं, ये देखिए, निकोटाइन इन सिगरेट ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रेन, ये ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है। जो निकोटाइन यूज़ होता है सिगरेट में, क्या कर देता है, ये स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
स्ट्रक्चरल चेंज। सो हमारे 35 क्वेश्चन हो गए हैं, हम चलते हैं सेक्शन जी की तरफ। चलिए जी, पहुंच गए हैं, अब शुरू करते हैं सेक्शन को। 36 क्वेश्चन है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। हमें ब्लैंक दी हुई, दिस इज डैश ईगल। अब ये है हमारे पास ईगल, ये शुरू होता है ईगल्स ई से। ई ए आई ओ यू क्या होते हैं, वोवल। तो हमेशा वोवल के आगे क्या लगते हैं, एन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑफ 3 ऑप्शन एन। हमें दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। स्टे हेयर डैश लिटिल लॉन्गर। स्टे हेयर डैश लिटिल लॉन्गर। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है एन ए द। अब एन तो इसके साथ यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दिखाता हूं मैं आपको। एन लगेगा तो कोई फॉर्म नहीं बनेगी, नो, एन यूज होगा। अब ए लिटल अगर लग जाएगा, ए लग जाए तो मुझे हमारे पास बन जाएगा स्टे हेयर अ लिटल लॉन्गर। ए लिटल क्या होता है, सम बट नॉट मच, थोड़ा सा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब दिया हुआ द, ऑप्शन में द दिया हुआ है। जब द लग जाएगा ब्लैंक में तो हमारे पास बन जाएगा स्टे हेयर द लिटल लॉन्गर। द लिटल क्या होता है, नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी है जो अवेलेबल है वो होता है द लिटल। ठीक है। अब ओनली लिटल, जैसे कि नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे हम सेंटेंस बना लेते हैं स्टे हेयर लिटल लॉन्गर। लिटल क्या होता है, ओनली लिटल क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में चली जाए, यूज फॉर नेगेटिव टोन। जैसे कि कोई चीज़ हार्डली एवर प्रेजेंट। ठीक है। ओनली लिटल का मीनिंग क्या होता है, हार्डली एवर प्रेजेंट और सम अमाउंट ऑफ प्रेजेंट। तो हमारे पास का करेक्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, स्टे हेयर आ लिटल लॉन्गर। ए इसका यहाँ पे ए का यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 38 क्वेश्चन पे। डैश रिच शुड हेल्प डैश हेल्पलेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास सेक्शन एच, जंबल सेंटेंस दिए हुए हमें। यहाँ पे है मिस्टर शर्मा पी, पी पे है स्कूल है क्यू, टीचर आर एंड इंग्लिश। इसका करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा। सबसे पहले सेंटेंस दिया मिस्टर शर्मा स्कूल टीचर इंग्लिश इन। मिस्टर शर्मा है जो, ये आएगा हमारे पास पहले पे पी पे। मिस्टर शर्मा कहाँ जाते हैं, टीचर हैं। ठीक है। मिस्टर शर्मा टीच, माफ कीजिए सेंटेंस में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे टीच नहीं आएगा, टीचर नहीं आएगा, टीच आएगा, टीच, टीच आएगा, टीचर की जगह टीच आएगा। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, मिस्टर शर्मा 1 नंबर पे, टीच ये हमारे पास आ जाएगा 2 नंबर पे, इंग्लिश इन 3 नंबर पे और स्कूल 4 नंबर पे। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश इन स्कूल। जो हमारे पास बन गया पी आर एस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पी आर एस क्यू। मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश इन स्कूल, जहाँ टीचर की जगह टीच आएगा। आगे भी हमें यही करना है। सेंटेंस दिया हुआ है थोड़ा सा गलत, इसे हम लाइन वाइज लगाना है। आर लिफ्टी 50 रूम, माई स्कूल इन देयर। सेंटेंस यहाँ पे शुरू होगा देयर से, ये है एस पे, देयर आर 50 रूम्स, फिर आएगा हमारे पास पी, इन किस में है, इन क्यू, माई स्कूल जैसे कि आर में दिया हुआ है, एस पी क्यू आर हमारे पास बन जाएगा जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन में एस पी क्यू आर, हमारा दूसरी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 7th क्लास शी रीड्स, माफ कीजिए 7th क्लास शी इन रीड्स। इसकी करेक्ट फॉर्म बन जाएगी, कौन 7th क्लास, अब शी आएगा सबसे पहले, जो 7th क्लास में पढ़ता है, रीड्स यानी कि पढ़ती है, शी रीड्स इन 7th क्लास, 7th क्लास। ठीक है।
करेक्ट फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले शी आया है, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, फिर रीड्स आया है वो आएगा हमारे पास एस, इन आएगा हमारे पास आर में दिया हुआ है, 7th क्लास में दिया हुआ पी, वह 7th क्लास में पढ़ती है, क्यू एस आर पी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन आई है हमारे पास, हमें एरर ढूंढना है। हमें एक सेंटेंस दिया होता है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे एग्ज़ाम आएगा। ये एग्ज़ाम जो है जो मैंने बनाया है, ये पहले एग्ज़ाम हुआ था तो उसी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, कोई भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, पहले सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि एग्ज़ाम किस मोड में आता है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ही नोटिस चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कैच दैम क्लिम्बिंग द ट्रीज। उसने नोटिस किया, नोटिस्ड यानी कि वो नोटिस कर चुका है, ठीक है, ये बाद वाली फॉर्म है वर्ब की। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को नोटिस किया है टू टॉक टुगेदर, यानी कि चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हैं तो वो आपस में टॉक टुगेदर एंड कैच दैम क्लिम्बिंग द ट्रीज। यहाँ पे जो दिया हुआ टू टॉक टुगेदर, टू टॉक नहीं आएगा, जो चिल्ड्रन है वो जा रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वो टू टॉक नहीं आएगा, वो आएगा टॉकिंग। टू टॉक की जगह पे आएगा टॉकिंग टुगेदर। तो यहाँ पे ये टू टॉक दिया हुआ है, इसे हम काट देते हैं, यहाँ इस भी जगह पे आएगा टॉकिंग टुगेदर। तो ये हमारा एरर हमने ढूंढ लिया है। तो ये कहाँ दिया हुआ, टू टॉक टुगेदर, 3 ऑप्शन, टू टॉक टुगेदर की जगह पे आएगा टॉकिंग टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मिनिस्टर स्पीच पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। इस क्वेश्चन में एरर कहाँ दिया हुआ है, मिनिस्टर स्पीच, यानी कि जो स्पीच है मिनिस्टर की वो पब्लिश हो चुकी है न्यूज़पेपर में। तो ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट माफ़ कीजिए सेंटेंस है जो पास्ट सेंटेंस है, पीछे की बात हो रही है, तो यहाँ पे वाज का यूज़ होगा। द मिनिस्टर स्पीच वाज, स्पीच के बीच में होगा वाज का यूज़, सेंटेंस बन जाएगा द मिनिस्टर स्पीच वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तुम्हारे पास एरर कहाँ पे आएगा, वाज पब्लिश्ड विल बी यूज, तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शन का एरर आ जाएगा, पब्लिश्ड की जगह पे वाज पब्लिश्ड यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्क एज क्विक एज यू कैन, काम जल्दी करो जितना आप कर सकते हैं, पर ध्यान से जो संभव हो, व्हेन यू टेक द बेस्ट टेस्ट, जब आप टेस्ट देंगे। ये सेंटेंस हमने पहले पढ़ा होगा, बट एज केयरफुली एज पॉसिबल, पहले आपने कभी सुना है, नहीं ना, क्या सुना है, बट एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, फुल फॉर्म भी हमारे पास ASAP, एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आ गया, बट एज केयरफुली एज पॉसिबल, हमारे पास क्या डाउट है, डाउट नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म है, हमें एरर मिल गया है, बट एज केयरफुली एज पॉसिबल में हमें एरर दिया हुआ है। सो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 45 क्वेश्चन, ये हमारे पास लास्ट सेक्शन है इस पेपर का, सेक्शन J। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश आ ईयर, जो मेरे फादर हैं वो सर्विस से रिटायर होंगे, डैश आ ईयर, बाय आ ईयर भी यूज़ नहीं होगा, ऑफ ऑन यूज़ होगा यहाँ पे इन आ ईयर, क्योंकि जो आप फादर हैं, फादर इज गोइंग टू रिटायर विद इन अ ईयर, तो ईयर की बात हो रही है, तो ईयर के अकॉर्डिंग ही हम इसमें कोई आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ईयर की बात हो रही है तो ईयर के अंदर ही आएंगे ना, ईयर के बाहर तो नहीं आएंगे। तो जो हमारे फादर हैं वो इन आएंगे, इन मतलब कि अंदर,
इन आ ईयर, साल के अंदर आएंगे, ठीक है, साल के बीच में, जहाँ साल के लास्ट में कोई भी हो। मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून, मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून, किसके द्वारा हम खाते हैं खाना, डैश अ स्पून, ईट डैश स्पून विद अ स्पून, किसके साथ खाने खाते हैं, विद मतलब साथ, चम्मच के साथ हम खाते हैं ज़्यादातर लोग। नेक्स्ट है माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर डैश अ वीक, तो कब तक आएंगी, इसमें है जो मेरी दादी जी हैं वो यहाँ पे आएंगी एक हफ्ते तक, ठीक है, एक हफ्ते के बीच बीच, ठीक है, विद इन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद इन, एक हफ्ते के बीच बीच आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि वीक की बात हो रही है, कम हेयर विद इन अ वीक, ठीक है, एक हफ्ते तक आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास 48 क्वेश्चन है, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड अजोनी, इसका हमें विपरीत शब्द ढूंढना है अजोनी का। अजोनी का पहले हम ढूंढते हैं, अजोनी का सिनोनिम क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है पेन, कोई दुख हो उसे हम अजोनी बोलते हैं, जैसे कि लिकिंग हो गया, तो ये तो दोनों इसके हो गए सिनोनियम, ये ऑप्शन में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, गलती से लिखा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैप्पीनेस होता है खुशहाली, और अजोनी क्या होता है, दुख, तो इसका विपरीत शब्द क्या हो गया, हैप्पीनेस। नेक्स्ट चलते हैं, कीन, कीन होता है वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग। अक्यूट का मीनिंग बिलो नी, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड हो गया एंटोनियम, तो हमें क्या ढूंढना है इसका, एंटोनियम ही ढूंढना है ना, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड होता है कीन, कीन टू गेट समथिंग, दैट इज इंटरेस्टेड टू डू समथिंग, और कीन टू गेट समथिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एमिएबल। एमिएबल दोस्तों क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का, 49 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एमिएबल बताता हूँ इसमें क्या ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है, जो शब्द इससे मेल खाता हो। पहले आपको इस शब्द का अर्थ ढूंढना है, एमिएबल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, उस अर्थ को मेल कराना है किससे, इन चारों में से जिससे मेल करता होगा वो आपको ओनली वर्ड कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका काम है बस आज का। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए एमिएबल, एमिएबल का सिनोनियम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये थे हमारे क्लर्क, आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर, जो ये सारे क्वेश्चन हैं मैंने पहले बताया ये एग्जाम में आ चुके हैं, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट एंड पीडीएफ्स। तो ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपको लिंक दी जाएगी, क्लिक करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले पहुँचे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया।